दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो अभी रिज़ल्ट आया है कल परसों में, कल आया था शाम को, और इससे पहले भी इस रिज़ल्ट को एक दिन पहले भी इस लिंक को अपडेट किया गया था, फिर हटा लिया गया, फिर से रिज़ल्ट दिया गया है। इसी तरह से जो आंसर की आई थी उसको भी पहले हटाया गया, पहले लगाया गया, फिर उसके बाद में हटा दिया गया और फिर से आंसर की दी गई है। देखिए, एनटीए क्या गड़बड़ कर रही है, ये बात कोई भी हिंदुस्तान का स्टूडेंट और कोई भी टीचर खुद नहीं समझ पा रहा है। टीचर खुद नहीं समझ पा रहा है कि बच्चों को क्या समझाएं, और बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आज देखिए, कुछ सवाल हैं जिनके तहत मैं आपके सामने बात करूंगा। देखिए, नेट जो है वो क्या सच में, जो नेट है वो क्या सच में एक धोखा है? नेट हमको करना चाहिए, ये सवाल पूछना है अपने आप से कि जिस तरह से पिछले 2 सालों से एनटीए ने नेट की स्थिति बना दी है, उससे लगता है कि नेट क्या करना चाहिए, कि नेट हमें करना है कि नहीं करना है, नेट का हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दरअसल जेआरएफ करके हमको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो एनटीए पर उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। तो अगर यही चीज़ आप देख करके आए हैं इस लिंक को कि आपके सामने नेट कैसे धोखा है, तो मैं ये इसका सारी बातों का आपके सामने खुलासा करूँगा। तो सबसे पहली यही बात समझनी है। देखिए, कई सालों से यूजीसी नेट जो है उसका एग्ज़ाम हो रहा है और कई बार इसमें प्रक्रिया चेंज हुई है। एक बात समझिए कि नेट दिमाग में ये बात रखिए कि नेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्राथमिकता का पहला स्टेप है, ऐसे समझिए। आप जो है प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेट निकालने के बाद आप प्रोफेसर बन जाएंगे। उसके बाद भी एक लोचा ये है कि जहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ पर एपीआई स्कोर लगेगा और नेट वाले उससे बाहर हो जाएंगे। और हर 6 महीने में तकरीबन 5 से 7 हज़ार बच्चों को जो है वो नेट का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। साल में कम से कम लगभग 30-25 हज़ार के करीब नेट और जेआरएफ मिला करके बच्चे तैयार हो रहे हैं। और आप सवाल कीजिए कि कितनी टोटल वैकेंसियां आ रही हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि जितने नेट हो रहे उसकी 2% भी वैकेंसी साल भर में नहीं आती है, नंबर एक। दूसरी चीज़, नेट जैसा एग्ज़ाम जिसको बच्चा 8-10 घंटे पढ़ने, 7-8 घंटे पढ़ने, देखिए इस टाइम अगर आपको नेट निकालना है तो 7-8 घंटे तक अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, 7 घंटे, तो आपसे नेट नहीं निकलेगा। ये पक्का मान के चलिए। और जो लोग निकालते हैं नेट उनको ये बात मालूम है। मेरा इस बार चौथी बार नेट निकला है, जेआरएफ नहीं हुआ है, चौथी बार नेट निकला है। 206 नंबर आए हैं, 96 से ऊपर परसेंटाइल गया है, और उसके बावजूद जेआरएफ नहीं हुआ है। अब इसमें एक एक करके स्टेप बाय बात करते हैं। देखिए, इनकी धांधली का क्या मसला है। इन पे सवाल कंटिन्यू बन रहे हैं, लेकिन इसके मामले में वो सुनवाई बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, सवाल ये है कि परीक्षा की क्रमबद्धता में उलटफेर। अगर ये धांधली नहीं करना चाह रहे हैं तो जो ऑनलाइन 2019 से परीक्षा हो रही है, मैं 2019 से कंटिन्यूस परीक्षा में बैठता हूं और हर बार निकलता है, और लगातार इस मेरे निकलने वाले नेट को सारे पत्रकारों ने, ज़िले की मीडिया ने खूब छापा है। उनसे निवेदन यह है कि जो हमारे विचार हैं वो भी छापें, जो एनटीए पर मेरे सवाल है वो भी छापें। आप मुझको खुश करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन तमाम बच्चों का सोचिए जो 7-8-10 घंटे पढ़ाई करने के बाद उनको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें इन्होंने परीक्षा की क्रमबद्धता, पहले एक एक स्टेप बाय बात समझेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जा सकते हैं, ये मुद्दा है। और बाद में 3 सवाल हम एनटीए से रखेंगे, और आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं एनटीए को ज़रूर ईमेल कीजिएगा, और शिक्षा मंत्री को भी ईमेल कीजिएगा। सचिव को एनटीए के ईमेल करना है, और एनटीए के अध्यक्ष को 3 ईमेल आपको करनी है। एक अध्यक्ष को करनी है, एक आपको किसको करना है, तो आपको जो है सचिव को करना है, एक अध्यक्ष को करना है, और दूसरा एनटीए का जो वेबसाइट है उस पर खुद जाकर जो उनकी अपनी पर्सनल ईमेल है उस पर करना है। करने क्या है, सवाल क्या है, वो अभी बात करेंगे। तो क्रमबद्धता देखिए, सबसे पहले इसमें इन्होंने गड़बड़ किया। तो जो परीक्षा कंटिन्यू हो रही थी ऑनलाइन, उसको इन्होंने एकदम इसी बार 2024 में ही जून की परीक्षा में इन्होंने उसको ऑफलाइन किया।
उसमें आप सभी को मालूम है जम के धांधली हुई। धांधली होने के बाद जब उसकी सारी बातें सामने आई, पोल खुलने लगी, तो एनटीए ने अपनी साख बचाने के लिए इस एग्ज़ाम को रद्द किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ और मजबूरन इन्होंने इसको एग्ज़ाम को दोबारा लेना पड़ा। इसी परीक्षा से पहले नीट की धांधली चल रही थी। अगर नीट की धांधली ना हुई होती तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एग्ज़ाम नहीं होता, ये उसी को ही रखते और जो होना था हो गया। और अब जो रिज़ल्ट इन्होंने दिया है उसमें भी सवाल ये हैं कि एक बच्चे ने आरटीआई दायर की है और जो है उसने यही सवाल पूछा है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था तो इसमें ये पहले क्या गया था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो आप नहीं करेंगे नीट के एग्ज़ाम में भी, और आपको जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेना है तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम होना चाहिए, दो शिफ्ट में नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने एग्ज़ाम जो है दो पाली में लिया सब्जेक्टों का और फिर नॉर्मलाइजेशन किया उसमें। ये देखिए मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है और आखिरकार ये तुमने किया क्यों। तो इन्होंने वो बात नहीं मानी कि मतलब जो है परीक्षा को दो पाली में लिया, फिर तमाम सब्जेक्टों को परसेंटाइल में दिया। और परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि वो क्या टीचर क्या स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएगा कि एग्ज़ाम में नंबर घटाए बढ़ाए गए हैं और किस हिसाब से पूरा डाटा ये देंगे नहीं कि कितने बच्चे बैठे, कितने निकले, कितने नहीं निकले। और निकले हैं, एक बच्चे ने जिसने आरटीआई दायर की है उस बच्चे को सलाम, उसने कहा है कि जो जेआरएफ हुए हैं उनका रिज़ल्ट आप दिखाइए ऑनलाइन, बिल्कुल उनका नंबर मतलब जो है सामने लाइए और उनका रिज़ल्ट भी सामने लाइए ताकि पता तो चले वो लोग हैं कौन जिनको जेआरएफ मिला हुआ है और किन किन सेंटरों से मिला है। हालांकि यहाँ पर हिंदुस्तान में अपनी स्वतंत्रता है बात रखने की, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मसला क्या है, उसमें ये क्या होता है, सबसे पहले यहीं पर देखते हैं कि ये उसमें करते क्या हैं कि मान लीजिए एक सुबह शिफ्ट में पेपर हुआ, एक शाम को पेपर हुआ, और इसको हिंदी भाषा में अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि हम जो चाहेंगे जैसा रिजल्ट देंगे वैसा कबूल करो। ऐसे सीधे बात समझिए नॉर्मलाइजेशन। मसला ये है कि जैसे सुबह बच्चे ने 100 क्वेश्चन किए और शाम वाले ने 100 क्वेश्चन किए, फिर ये दिमाग लगाते हैं कि कौन सा पेपर टफ़ था कौन सा आसान था। जो पेपर इनको टफ़ लगता है, मान लीजिए सुबह वाली शिफ्ट का इनको पेपर टफ़ लगा तो उसमें ये जो हैं वो नंबरों की टफ़ होता है तो नंबरों की छूट देते हैं। समझ रहे हैं? मान लीजिए अगर सभी बच्चों का ये एवरेज मान के चलते हैं 100 क्वेश्चन है तो उसमें से टफ़ के हिसाब से मान लेते हैं ये 110 नंबर 100 के मानेंगे। और जो शाम को आसान पेपर हुआ है उसमें 100 क्वेश्चनों में अगर आप बच्चे करके आया है तो उसमें 90 ही नंबर देंगे। यही वजह है कि परसेंटाइल में दिया है। कई ऐसे रिज़ल्ट आए हैं कि जो बच्चों के जिनमें 120-30 पता चला किसी बच्चे के नंबर हैं उसका नेट हो गया है, और पता चला दूसरे वाले बच्चे के पता चला जिसके 150 से भी ऊपर नंबर हैं उसका पता चला खाली पीएचडी में सिलेक्शन हुआ। तो ये क्या धांधली है, इस पे सवाल होना चाहिए। दूसरी चीज़, नेट जेआरएफ की परीक्षा जो क्रमबद्धता की इन्होंने क्यों तोड़ी थी परीक्षा की, क्योंकि इन्होंने धांधली करनी ही थी। अगर करनी नहीं थी तो फिर आखिरकार आप सोचिए डिजिटल इंडिया में आप ऑफलाइन पेपर क्यों करा रहे हैं और फिर इस रिज़ल्ट को 2 बार देना और फिर हटा देना, आंसर की को 2 बार देना और फिर हटा लेना लिंक को, और फिर इस तरह से बाद में रिज़ल्ट आउट करना, और जिसमें हर एक सब्जेक्ट के बच्चों के होश उड़ गए हैं, ऐसा रिज़ल्ट गया है। पता चला 220 उर्दू में तो 220 पर भी जेआरएफ नहीं हुआ है। मेरे साथियों में से कई हम आपको रिज़ल्ट दिखा सकते हैं कि ऐसे कई रिज़ल्ट हैं, मतलब 222 से ऊपर ओबीसी वाले बच्चों का जेआरएफ हुआ है और 13 बच्चों को दिया गया है। 13 में से कौन है ये पता ही नहीं, मतलब ये आज तक पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। 13 हैं भी कि नहीं है, सिर्फ लिख ही दिए गए हैं 13 हैं, पता चला 1 ही 2 हों। तो दूसरी चीज़ इन्होंने दूसरा पॉइंट देखिए कि जो पीएचडी है, पीएचडी में इन्होंने क्या करा है कि पीएचडी और नेट, यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट देखिए कि पीएचडी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम एक ही क्यों। भाई तुमने पैसा पैदा करने के लिए पीएचडी का भी एंट्रेंस यूनिवर्सिटियाँ ना ले पाएँ तो आप यूनिवर्सिटी के बजाय खुद एंट्रेंस लेंगे पीएचडी में देने के लिए, मतलब एनटीए खुद ले रही है कि इस एग्ज़ाम को दीजिए और पीएचडी में एडमिशन लीजिए, वैसे ये यूनिवर्सिटी कराती थी। तो मतलब बड़ी बेईमानी, ये वही बात हुई ना कि मतलब ढेर बड़ी 1 लाख की बेईमानी करने के लिए 100-100, 200-200, 500-500 रुपये वाली ईमानदारी दिखाओ। इन्होंने यही कहा कि यूनिवर्सिटियों में जो धांधली हो जाती है, परीक्षाएं आप टाइम पर नहीं हो पाती, तो पीएचडी का एग्ज़ाम, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट के एग्ज़ाम में शामिल होना पड़ेगा और उसकी कट ऑफ अलग से बनेगी। ठीक है।
तो इसमें मसला ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटियां पैसा ले रही थी, जो कर रहे वो एक ही बार में इकट्ठा करके एनटीए ने पैसा बटोरा है ताकि पीएचडी। अब मसला यहाँ पर एक और भी खड़ा हुआ कि जब पीएचडी वाले बच्चे शामिल हो गए, पीएचडी में जिनको सिर्फ पीएचडी ही करना है, उसका एंट्रेंस उनको देना ही था, तो वो भी शामिल हो गए। और यही वजह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सीट उतनी ही रखी। परसेंट के हिसाब से इन्होंने रिज़ल्ट दिया नहीं है कि मतलब 2% जेआरएफ देते हैं तो मान के चलिए कि अगर मान लीजिए 5000 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 पे 2 हैं तो 1000 पे 10 हो गए हैं, तो 5.50 बच्चे जेआरएफ हो जाने चाहिए 5000 वालों में 2% के हिसाब से। 1% के हिसाब से 25 बच्चे हो जाने चाहिए। मतलब इस तरह से समझिए बात कि आप 1% भी जेआरएफ नहीं दिया गया है। वजह क्या है कि इन्होंने पीएचडी वालों को शामिल किया, भीड़ ढेर बढ़ गई, तो पीएचडी वालों की ही कट ऑफ खूब ऊपर बनाई जाके इन्होंने। जब पीएचडी की कट ऑफ बड़ी बनेगी तो फिर नेट की और बड़ी बनेगी, और जेआरएफ वाली जो सीटें थी वो सीधे सीधे गायब कर दी, या तो 1-2 बच्चों को हो गया, जिसका हो गया सो हो गया, वरना तो किसी को नहीं। जो टॉप कर गए, बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, तो उनको तो जेआरएफ दे दिया। आपने जब बच्चे इतने बढ़ाए थे जब, तो आप सीट बढ़ा देना चाहिए थी। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा सवाल आप भी ये कर सकते हैं एनटीए से कि देखिए पीएचडी जो होती है वो रिसर्च है, और नेट और जेआरएफ जो है वो उसके बाद रिसर्च भी कर सकता है, और बच्चा और साथ साथ में चाहे तो वो टीचर बन सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो रिसर्च में और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या फ़र्क नहीं होता है भाई? जो पीएचडी करेगा तो उससे पेपर पीएचडी के मतलब रिसर्च के स्तर का लीजिए ना, स्पेशल। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो ये करते कि आप पीएचडी वाले का एग्ज़ाम अलग से लें और नेट वाले का अलग से लें, और जेआरएफ नेट पीएचडी का एक में लें, और जेआरएफ जो बंदा करना चाह रहा है उसको अलग। जैसे मैंने 4 बार नेट कर लिया है, तो अगर मैं जेआरएफ का देता और जेआरएफ नहीं होता तो जो मेरी वजह से किसी एक बच्चे को सीट मिलती नेट की, उसकी सीट तो फ्री चली गई। तो आप ये करते क्यों हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बार बार सभी लोग जो हैं फॉर्म डालें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। मेन चीज़ है सिर्फ पैसा पैदा करना। आप जोड़िए 13-14 लाख बच्चे और उनको मल्टीप्लाई के जनरल वालों की 1000 से ऊपर रखी गई है फीस, और ओबीसी की 600। आप एवरेज में मान लीजिए सिर्फ 600-700 रुपये एवरेज मान के 13 लाख का मल्टीप्लाई कर लीजिए 600 रुपये से। आप देखिए कैलकुलेटर में गिनती कितनी आती हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। इतना पैसा ये इकट्ठा करने का मसला है। फिर नेट पीएचडी एक धोखा, नेट जो है पीएचडी एक धोखा है। ये धोखा कैसे है कि आप हाई स्कूल इंटर की तरह, इंटर हाई स्कूल के बच्चों की तरह नेट वाले इतने इकट्ठा करे दे रहे हो कि भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर होगी। जो बंदा नेट कर लेगा वो बंदा क्या मजदूरी कर सकता है? वो कोई दूसरा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। और प्लस तुम नेट के बाद सीधे नौकरी भी नहीं दे रहे। या तो आप निकालने के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि नेट वाला कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तक के लायक बने, या तो कोई नौकरियां उस बढ़ाई जाएं। और दूसरी चीज़ जेआरएफ का मसला देखिए कि जेआरएफ तुम पूरी मान लीजिए उर्दू का रख लीजिए, पूरे भारत में सिर्फ ओबीसी में 13 सीटें और जनरल में 5 ही 10 सीटें, तो कुल मिलाकर के तुमने पूरी भारत में नेट जो जेआरएफ जो हुए हैं उर्दू के, वो मात्र उनकी संख्या 25 है, टोटल 25। और भारत के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही कम से कम 50 से ऊपर है। हर यूनिवर्सिटी का एक ही सीट अगर जेआरएफ के स्तर से मान लो, तब भी कम से कम 50 सीट जेआरएफ की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए इनसे। लेकिन ऐसा नहीं। तो नेट पीएचडी एक धोखा किस तरह से है कि आपको नेट करा करके बार बार करा दिया जाएगा। नेट जब हो जाएगा, अगर नेट नहीं हुआ है तो आपकी पीएचडी का भी एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है ताकि आप इसमें खुश रहिए, आप फिर से आके एग्ज़ाम दीजिए, फिर पैसे दीजिए, और 8-10 घंटा पढ़ने के बाद आपको हासिल क्या हो रहा है ये आप अपने से सवाल पूछिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर बच्चे की कहता। मैं तो नेट कर लिया, मैंने नेट करने के बाद मुझे नौकरी में करने लगा, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा यूनिवर्सिटी की गेस्ट फैकल्टी पर। दूसरी चीज़, मुझको पटना में मेरा सिलेक्शन हुआ, परमानेंट सीट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था 3 साल पहले जब मैं नेट हुआ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे अपने कुछ अलग उद्देश्य हैं, कुछ अलग सिद्धांत हैं। हर बच्चे के पास इतनी समस्याएं, इतनी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और मेरा मतलब टारगेट ही कुछ और है। तो आपका सबसे बड़ा यही नॉर्मलाइजेशन भी आपने जो किया है वो भी गलत है। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया? तो मैंने ये बात अभी आपके सामने कर ही दी है। ये हर सब्जेक्ट का कट ऑफ इसीलिए हाई गया है कि इन्होंने पीएचडी वालों को शामिल कर लिया। पीएचडी के एंट्रेंस देकर के जो डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग आए इसमें, और भीड़ बढ़ी, सीट उतनी रही, और कट ऑफ जब उन बच्चों ने अपनी इनकी हाई कट ऑफ कटी पीएचडी वालों की, तो नेट की उससे ऊपर कटी और जेआरएफ की और ऊपर कट गई। तो इस तरह से ये हाई है।
आगे देखिए लास्ट टाइम में ये वाला पॉइंट देखिए, लास्ट टाइम से इस बार नेट जेआरएफ की सीट कम क्यों? ये अभी मैंने सवाल किया कि लास्ट बार जो अभी एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर का, पिछली बार अभी 2023 का, तो उसमें जितनी सीट थी उससे भी कम जेआरएफ क्यों हुए? ये सवाल बनता है भाई आपसे कि आप बच्चे बढ़ रहे हो, सीटें घट रही हैं, ऐसा कैसे? भाई बच्चे बढ़ेंगे तो सीट बढ़नी चाहिए ना, जेआरएफ ज़्यादा होने चाहिए, नेट ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आप अब 3 सवाल एनटीए से ज़रूर पूछिए, सवाल ईमेल कीजिए। हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं, हम हर बच्चे के हित की बात कर रहे हैं। देखिए ये बच्चा था, देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने सही सवाल किया है। इसने कहा, ये देखिए जो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट जो टॉप कर गए हैं, वो क्लियरिटी लाने के लिए आप ये बताइए उनके नाम किस किस सेंटर से थे वो, और कहाँ कहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, वो हैं किसके थे। आखिरकार तुम किन बंदों को यूनिवर्सिटियों में और नौकरियों के लिए सेट करना चाह रहे हो? जेआरएफ आखिरकार तुम किसे देना चाह रहे हो? जो गाँव का बच्चा है, जो ग्रामीण बच्चा है, जो जैसे तैसे करके पढ़ रहा है, उसे आखिरकार क्यों नहीं? ये सवाल पूछना चाहिए। और सीटें क्यों हैं? सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये कि जब बच्चे बढ़े तो बच्चों बढ़ने के साथ साथ में जिस हिसाब से आप कट ऑफ काटते हैं, तो और ज़्यादा तादाद में जेआरएफ होने चाहिए थे, नेट होने चाहिए, वो घट क्यों गए? जेआरएफ की सीट क्यों घटी है और इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई है? आप इसे दूसरी चीज़, जितनी यूनिवर्सिटी हैं कम से कम उन हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी में एक ही, अगर आप जेआरएफ के रिसर्चर को मान रहे हैं कि रिसर्च करने वाला बच्चा जा सकता है, तो जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनको एक यूनिवर्सिटी में एक सीट के हिसाब से हमको सीटें दीजिए। नंबर 1, ये सबसे पहला इनसे सवाल होना चाहिए। दूसरा, इनसे आप अपने प्रस्ताव रख सकते हैं कि जेआरएफ का पेपर जो होता है उसका पेपर आप अलग लीजिए, सिर्फ जेआरएफ के बच्चे बुलाइए, और पीएचडी का पेपर या तो जेआरएफ और नेट का पेपर एक में कराइए, पीएचडी का आप अपना अलग एंट्रेंस कराइए, क्योंकि पीएचडी जो है वो रिसर्च करने के लिए है। नेट जेआरएफ वाला रिसर्च के ना करके टीचर भी बन सकता है, तो उसका पेपर ऐसा सेट किया जाता है, ऐसी डिज़ाइन में फॉन्ट किया जाता है कि पता चला वो टीचर वाले, उसमें रिसर्च वाले कम सवाल होते हैं, टीचर बनने की क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और उसी को तुम कम परसेंट पास होने वाले को आप पीएचडी माने ले रहे हैं, तो पीएचडी में तो रिसर्च, उसका रिसर्च का पेपर कराइए, आप अलग से पेपर कराइए ना पीएचडी का। तो दूसरा तो ये सवाल आप इनसे पूछिए ज़रूर, हर हाल में ये आपको करना है। देखिए मैंने DSSB पे जो है गदर मचाना शुरू किया, चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो और लोगों ने भी चिल्लाए, उसका फ़र्क पड़ा है। उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, क्या उसकी डिटेल में बात करेंगे। और मैं ये जो आपसे बात कह रहा हूँ, इसमें आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए। मेरी बात कोई आपको गलत लगी है तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन सवाल तो बनता है भाई कि ये तुम लगातार सर्टिफिकेट बांट रहे हो, उसके बाद आखिरकार क्या, उसकी वैकेंसियों की व्यवस्था क्यों नहीं, और जितने यूनिवर्सिटी हैं उतने जेआरएफ क्यों नहीं? यहीं तक हमारी बातें थी। और तीसरा सवाल इनसे बस ये पूछना है कि जो लोग टॉप हुए हैं उनका नाम और उनकी लिस्ट जो है अलग से जारी की जाए। जेआरएफ वगैरह के जो बच्चे टॉप या करते हैं उनकी आप अलग से वेबसाइट पर बाकायदा रिज़ल्ट आप अलग से दीजिए, उसको कोई भी देख सकता है। आप अगर सोचते हैं कि उसकी ये जो है अपनी व्यक्तिगत उसका जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी, तो व्यक्तिगत सूचनाओं को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं आप, तो फिर आप इन धांधलियों को बंद कीजिए भाई। बाकी आपका क्या मशवरा है आप दे सकते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, और बाकी जितने बंधुओं, जितने पत्रकार साथियों ने मेरे ख़बर को अपने अखबारों की हेडलाइन बनाया है, अब मेरी सफलता को बनाया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम सफल इतना होने के बावजूद भी मेरा बहुत दिमाग ख़राब है। मेरे कई बच्चे ऐसे थे जो 220 नंबर लेकर के आए हैं और नेट नहीं हुए हैं। मेरे चैनल से पढ़ने वाले बच्चे 220 लाने के बाद ओबीसी में जेआरएफ नहीं हुए हैं। नेट तो हुए हैं, जेआरएफ नहीं हुए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।